किसी की बातचीत से आप बड़े प्रभावित हुए थे? हाँ, मैं अमित शाह जी का और जो है संसद में बात सुन रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि भाई अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया। संविधान है जो हमें चला रहा है इस देश को जो है, और ये है ना, एक चेंज करने की बात आई थी कि भाई हम इसको जी। चेंज कर देंगे। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ एक विजन को लेकर आगे चल रहे होते हैं। बड़ा प्रभावित हूँ इस बात से कि भाई जो वर्तमान में जो सरकार है कि जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घर वालों का एक सवाल कि क्या सोचा है, आगे क्या सोचा है, एक्चुअल में सोचा कुछ नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फ्लिकर होता है, मतलब यार ये करना है। हमारा जो देश है इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, सिर्फ मेहनत करने वाले कम नहीं है। दूसरी, आदमी झूठ बोलता है ना, मैं वो दूसरे से नहीं खुद से बोलता है। जैसे मेरा पढ़ाई का काम है तो मैं माँ बाप को कहता हूँ कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो माँ बाप से झूठ नहीं बोलता, वो खुद से झूठ बोलता है, वो तो विश्वास करेंगे। एक टाइम आकर आदमी अपने करियर पर फोकस कर ही लेता है। हमारे टाइम में महाभारत होती थी, उसमें कहीं एक वाक्य था, लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छाओं को वश में करना होता है। जहाँ भी मेरा दिमाग भटकता ना, तो एक लाइन लिख लेता था पेंसिली दीवार पे, लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छाओं को वश में करना होता है। तो वही बात मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ और दूसरों को बताता हूँ कि भाई अगर ये लाइन रट लिया आपने तो आप मार नहीं खाओगे। लोगों के मन में एक मिथ वाली सी भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट कि यार शायद इतनी रिजर्वेशन है, बट एक्चुअल में रिजर्वेशन किस किस को मिली हुई है? जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, विमेन हैं, बच्चे हैं, ये शुरू से ही सिस्टम ऐसा था कि इनका शोषण हुआ है। हम रिजर्वेशन का मतलब से एक ही चीज़ ले लेते हैं कि भाई ये शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिली हुई नहीं जी, ये तो विमेन को भी मिली हुई है। अब किसानों को सब्सिडी मिलती है जी, या किसी और वर्ग को हम वो देते हैं कोई सुविधा, तो वो भी एक तरह से बेनिफिट देने वाला है। हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ों को देख के तो रिजर्वेशन दी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। उस पर उनका विचार बहुत बड़ा था जब उन्होंने आपको ये कहा था कि मेरा बेटा 100 रुपए के लिए तो नहीं काम करेगा। एक ये जो मोबाइल है, इसने बच्चों के जीवन को और माँ बाप के जीवन को खराब कर दिया है। पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो हमें चाहिए माँ बाप को बच्चों को मॉनिटर जरूर करें, उनको गाइड जरूर करें। हमारे देश में जब भी कोई त्यौहार होते हैं तो हम एक दूसरे को मैसेजेस भेजते हैं, पर जब इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे होते हैं तो या तो हमारे जो डीपीज होते हैं वहाँ पर तिरंगा दिखाई देता है, या फिर हम किसी को देशभक्ति का मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। पर एक्चुअल में हम देशभक्ति कितनी जानते हैं, मतलब हम अपने देश को कितना जानते हैं? अब जैसे आज की बात करें, आज 26 जनवरी है। बहुत से लोग आज की इंटरनेट की दुनिया में इसको सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक डे के नाम से जानते होंगे, लेकिन हमारे कुछ राइट्स हैं। रिपब्लिक डे, गणतंत्र की बात हमारे संविधान में हुई है। तो मैं सोच रहा था यार, आज का ये जो हमारा दिन है, यहाँ पर हमें किसी ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ बात करनी चाहिए जो डीपली इस हिस्ट्री को जानता हो, जिनको इस बारे में ज़्यादा पता हो, जिनको राइट्स के अलावा हिस्ट्री का पता हो। ऐसे थोड़ा थोड़ा सोचते सोचते एक दो बार मैं एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनैलिटी से मिला, और जो जिनसे मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ वो है अमरजीत सिंह जी, जो OSD टू CM रह चुके हैं हरियाणा। मनोहर लाल खट्टर जी जो हमारे पहले CM रह चुके हैं हरियाणा के, और अब सेंट्रल मिनिस्टर हैं। और अमरजीत सर से मैंने बात करी, और चाय पर उनके साथ एक बार बात हुई थी। फिर उन्होंने कहा पंकज मैं बड़े आराम से आऊँगा, और आज हमारे साथ अमरजीत सर है। सर थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे आज समय दिया 26 जनवरी के जो पावन अवसर पर। जी जी तो आपका जी भी बहुत बहुत आभार सर। मैं जब आपसे पहले भी बात हुई थी तो उस बातचीत में मुझे लगा था कि कुछ जो बातें हमारे देश को लेकर, हमारे संविधान को लेकर आएगी, वो आपके थ्रू बड़ी अच्छी अच्छी आएगी। और सबसे पहले मैं अमरजीत सर का बताना चाहूँगा, सर में इतनी पेशेंस है। मैंने सर से मुलाकात के लिए कहा था, और जैसे हमारा भारतीय समय जो रहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रहता है, उस हिसाब से मुझे इनके पास बहुत पहले आना था। पर सर ने एक स्माइल के साथ मेरी सारी थकान दूर कर दी, और मुझे लगता है कि हमारी इस थकान के साथ साथ ये आज की जो कॉन्वर्सेशन है ये भी बहुत कमाल की रहने वाली है सर। पंकज जी, जब हम घर से निकलते हैं या कुछ प्रोग्राम होता है तो कुछ मजबूरियाँ होती हैं, पारिवारिक सामाजिक है, वो सारी पूरी करनी चाहिए जी आज आपने बताया कि घरेलू कोई ऐसी वो थी, तो
एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना सर वो एक शायर साहब ने कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता है, जी चाहता है हम सच बोलें क्या करें हौसला नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, वो आप में हौसला है जी, बिल्कुल है। जी। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके कि हम बात करेंगे आगे आज मेरे जीवन के बारे में। जी 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 सर, संविधान मैं जब जब पिछली बार जब हम मुलाकात हुई थी हमारी चाय पर, मैं आपके बारे में थोड़ा और डीपली स्टडी कर रहा था, और शायद इतनी डिग्रीज हमने भी मतलब हमें याद नहीं होती होंगी, लेकिन मैंने जैसे आपका जो जर्नी देखी सर, उस जर्नी में उतार चढ़ाव के साथ साथ आपकी जर्नी जो है, मैं तभी आज सोच रहा था कि अमरजीत सर आएंगे और उनसे हम जानेंगे। सर आप OSD टू CM रहे, आप तहसीलदार भी रहे सर, आप और ऑफिशियल पोजीशंस पर भी रहे। उसके अलावा सर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखा जाए LLB, LLM, पोस्ट ग्रेजुएशन और बहुत सारी चीज़ें। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी शुरुआत, आपका बैकग्राउंड कैसे, फैमिली बैकग्राउंड कैसे शुरू हुआ? पंकज जी, मेरा गांव मोखरा है रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, और 1970 में मेरा मोखरा गांव में जन्म हुआ और साधारण से परिवार में जन्म था। फादर फौज में नौकरी करते थे, उसके बाद रिटायरमेंट लेके वो हिसार लग गए बिजली बोर्ड में चौकीदार। तो गांव में रहते हुए पढ़ाई की 7वीं तक, 7वीं के बाद हिसार फादर साहब ने बुला लिया, वहाँ कुछ दोस्त बन गए, उनके साथ फुटबॉल खेलते खेलते अपने अच्छा लगा। और फिर क्या हुआ कि मैंने ITI में एडमिशन ले लिया। मन तो ये था कि इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, तो ITI में एडमिशन लिया। 2 साल कैसे निकल गए कुछ नहीं पता। तो एक दुबे अंकल होते थे, उन्होंने कहा कि भाई अमरजीत को ड्राफ्ट्समैन सिविल का डिप्लोमा किया है, अपने एक आर्किटेक्ट है उनके पास लगवा देंगे। तो मेरे फादर बोले कि भाई क्या देंगे हो, तो कहते 100 रुपये मिल जाएंगे। तो कहते भाई मेरा लड़का 100 रुपये की नौकरी नहीं करेगा। तो मेरे फादर ने उसी टाइम रात को कहा भाई चल कल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया तो ITI का माहौल अलग था, कॉलेज का माहौल अलग, दोनों में दिन रात का फ़र्क था। तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया तो देखा कि बच्चे बड़े होशियार हैं, पढ़ाई से कहाँ तक जाया जा सकता है। तो मैंने वहाँ BA में एडमिशन ले लिया। और करते करते एक मेरे साथी होते थे, फुटबॉल खेलते थे, जोगिंदर जी, उन्होंने एक दिन बताया कि भाई ये किताबें पढ़ के ना आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हो, अफसर बन सकते हो। ये क्योंकि हम हम्बल बैकग्राउंड से थे तो अफसर बनना ही बड़ी बात थी। मैं अफसर कौन कौन से, कहते DCSP। अच्छा जी। तो फिर मेरा इंटरेस्ट बन गया पढ़ाई में, और +2 के बाद मैंने इंग्लिश मीडियम लिया। मेरे फादर अनपढ़ थे, मदर भी अनपढ़ थे, किसी ने गाइड नहीं, बच्चे को देख देख के इंग्लिश मीडियम लेके ज्योग्राफी ऑनर्स किया। ऑनर्स करने के बाद फिर मेरा ये था कि भाई यहाँ मत पढ़ना हिसार में, दिल्ली या चंडीगढ़। तो जी मैंने दिल्ली भी फार्म भरा और चंडीगढ़ भी, पंजाब यूनिवर्सिटी। में। तो मेरा एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में आ गया। यहाँ आने के बाद मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरे एक फ्रेंड है नौनिहाल सिंह औलख, जो SSP चंडीगढ़ जी, रहे जी, हैं, जी। IPS ऑफिसर है, ADGP पंजाब हैं। और एक मेरा साथी था संजीव रोलबा, उनके फादर IAS थे। ये आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी में? मेरे क्लासमेट हैं दोनों। अच्छा। हाँ, तो ये इनके साथ मैं रहा, इनको देख देख के मैं आगे बढ़ा। और देखा कि एक बार क्या हुआ कि 94 में हम जबलपुर चले गए। नौनिहाल के फादर अंकल जी हमारे वहाँ DIG होते थे, उनका घर बार देख के मेरा ठाठ तो ये है। तो फिर दिमाग में आया कि भाई कुछ इस तरह की तैयारी की जाए। तो देख देख के कुछ मेरे साथी थे जो हरियाणा से तो तैयारी करते थे, उनको देख देख के हम लगे रहे। और क्या था जी, उस टाइम 1000 रुपये मिलते थे फादर की तरफ से, घर की तरफ से, कि वहाँ करने के सर आप हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल नंबर कितना था? 5 नंबर था जी। अरे वाह, बड़ा प्यारा हॉस्टल है। और फिर हरियाणवी है तो हरियाणवी सोशल ज़्यादा होते हैं जी। तो गेस्ट बहुत आते थे, 1000 रुपये में खर्चा नहीं चलता था। 2 साल तक तो चला, फिर देखा कि भाई कैसे रहा जाए। तो अभी हमारी एलुमनाई मीट थी, तो मैं वहाँ गया। तो वहाँ मैं भी बच्चों को बताया कि जब 94 में मेरी MA फर्स्ट ईयर था तो नंबर बहुत कम आए, 56% आए। यूनिवर्सिटी में थोड़ा बहुत अपने टाइम ऐसे निकल गया। तो हिसार में जिंदल फैक्ट्री है जी, वहाँ स्टील प्लांट है बहुत बड़ा। तो हमारा जो घर है जिंदल फैक्ट्री के नज़दीक ही था। तो रात को पत्थरों की आवाज़ सुनाई देती थी। फिर दिमाग में घुसा कि भाई अगर नहीं पढ़ेगा, मेहनत नहीं करेगा तो वापस वहीं जाना पड़ेगा। भाई मैं वापस हिसार नहीं जाना चाहता अभी, हाँ जाऊँगा लेकिन कुछ बन के। तो जी वो अपने फिर JRF हो गया। फिर मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लग गया। उस टाइम में लेक्चरर बोलते थे। ये कौन से कॉलेज में सर? ये गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ जी। अच्छा अच्छा। फिर मैं UPSC का मेंस दिया,
98 में नहीं हुआ, फिर मैं एचसीस में लग गया कि दिमाग में एक हमारे सीनियर होते थे मुकुल कुमार, एचसीस हैं वो, आजकल आईएएस हैं, वो SD2 CM रहे हैं मेरे से पहले। उनका एक एग्जाम्पल था कि वो सेंट्रल सर्विसेज में थे तो स्टेट में आ गए थे, तो दिमाग में आया कि एचसीस बेटर है हरियाणा में इससे के भाई बाहर की जगह आईएएस, तो दिमाग में घुस गई ये बात। मैंने फिर उसके बाद यूपीएससी नहीं दिया, मैं एचसीस के पीछे लगा और 2011 में मैं एचसीस लग गया। और एचसीस लगने के बाद चंडीगढ़ है ना जी, वो सपनों का शहर है। सपनों का शहर कैसे, यहाँ जो आता है गांव से या अपने बैकग्राउंड ऐसी होती है हम्बल, तो यहाँ आगे मेहनत करते हैं क्योंकि सर ये एजुकेशन हब है ना एक हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो जी मैं 2011 में अच्छे से लग गया, तो अलग अलग तरह की पोस्टिंग काटी। 2017 में माननीय मनोहर लाल जी OSD2 CM होते थे, उन्होंने अपना OSD लगा लिया। उसके बाद जो है ना प्रदेश में पहचान मिली, समाज के लिए सरकारी काम जो अच्छे से कर सकते थे वो 2020 तक मैं उनके साथ है जो OSD2 CM रहा। फिर गवर्नर साहब के पास आ गया मैं, उनका भी OSD रहा और एज ज्वाइंट सेक्रेटरी मैंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ली है कि भाई सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य करेंगे, नौकरी तो बहुत तो वॉलंटियर आपने रिटायरमेंट VRS ली। अभी मेरे 4 साल थे, उम्मीद थी नेक्स्ट ईयर मेरा IAS में वादा था, पर यह है कि नौकरी बहुत होगी, अब दूसरी जर्नी शुरू करते हैं जी। सर आपने जो एलुमनाई की बात करी ना अभी, तब मुझे ध्यान आया कि मैं आपसे गोल्फ क्लब में जो एक मीट हुआ था, हॉस्टल मीट हुआ था, शायद वहां पे मुलाकात हुई होगी जी, क्योंकि उस टाइम मैं होस्ट, तभी आपने जब कहा, क्योंकि सर पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ जो यादें जुड़ी होती है ना वो कभी खत्म नहीं होती। पर आपकी इस जर्नी में एक चीज तो तय है कि जितने भी जब हम एक एज ग्रुप से निकलते हैं, खासकर कॉलेज यूनिवर्सिटी से, तो शायद कहीं ना कहीं हम भी अपने एम को लेकर थोड़ा इधर उधर हो रहे होते हैं। सभी के साथ मेरे ख्याल कॉमन होता है बिल्कुल होता है, क्योंकि घर वालों का एक सवाल कि क्या सोचा है आगे, क्या सोचा है, एक्चुअल में सोचा कुछ नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा फ्लिकर होता है, मतलब यार ये करना है। पर आपने जिस तरीके से अपना विजन क्लियर बताया और जैसे आपने HAS का आपने बताया, जिक्र किया, तो उससे लगता है कि एक टाइम आकर आदमी अपने करियर पर फोकस कर ही लेता है। 2 चीज़ें हैं कि भाई आदमी जब जिसका जो काम है ना वो काम करे। आपका जैसे ये RJ का काम है, आप एंकर हैं अच्छे, मतलब इस तरह करके, इनका वीडियो का है, मतलब शूट करने का है। जो आदमी अपनी परफेक्शन करेगा ना वो कामयाब हो जाएगा। पहली बात तो ये देश ऐसा है, हमारा जो देश है इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है, सिर्फ मेहनत करने वाली कमी है। दूसरी, आदमी झूठ बोलता है ना, मैं वो दूसरे से नहीं खुद से बोलता है। जैसे मेरा पढ़ाई का काम है तो मैं माँ बाप को कहता हूँ कि भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो वो माँ बाप से झूठ नहीं बोलता, वो खुद से झूठ बोलता है। वो तो विश्वास करेंगे। आपसे कोई काम है मुझे और आप मुझे धोखे में रखते हैं तो आपका वो है जी कि भाई झूठ आपने अपने आप से बोला है, मैं तो विश्वास करूँगा। तो जिसका जो काम है वो ज़रूर करे, जब भी भटकता ज़रूर है, क्योंकि आदमी को है ना, एक मेरा दोस्त है हीरो सिंह रावत, मेरा बचपन का साथी, गढ़वाली है वो, और उनकी मदर PN है और हम इकट्ठे रहते थे। तो जब मैंने इंग्लिश मीडियम लिया ना तो बड़ी दिक्कत आई कि भाई कैसे तैयारी करें, इस तरह करके किताबें नहीं होती थी। तो हीरो ने एक बात बताई, हमारे टाइम में महाभारत होती थी, उसमें कहीं एक वाक्य था, लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छाओं को वश में करना होता है। 1990 में जब मैं +2 में हुआ, उसके बाद से मैंने वो लाइन लिख ली थी, +2 कर ली थी और इंग्लिश मीडियम लिया। तो जहाँ भी मेरा दिमाग भटकता ना तो एक लाइन लिख लेता था पेंसिली दीवार पे, लक्ष्य प्राप्ति हेतु इच्छाओं को वश में करना होता है। तो वही बात मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ और दूसरों को बताता हूँ कि भाई अगर ये लाइन रट लिया आपने तो आप मार नहीं खाओगे। इच्छाएं क्या है, सोने की है, खाने की है, घूमने की है, फिल्में देखने की है, और जो बुराइयां उनसे बचने की है, रिलेशंस है सर। हाँ, तो इनको बेस्ट तरीका है कि अपने आप पे कंट्रोल करो, आप कहीं भी पहुंच जाओगे। सर जब हम एक पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो हम थोड़ा रिजर्व हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा जरूर होता है। अभी जैसे हॉस्टल की हम बात कर रहे थे, हम हॉस्टल से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह है कि उससे जो निकल के गया उसका जुड़ा उसके साथ हमेशा रहा ही रहा है। कभी आपके अपने दोस्तों के साथ, जैसे आपने नौनिहाल जी की बात करी, कभी ऐसा प्लान होता है साल में, कभी यार चल कभी पंजाब यूनिवर्सिटी मिलता है, स्टूडेंट सेंटर चलते हैं, वहाँ पर कुछ अपना पुरानी यादों को था, कभी ऐसा? बिल्कुल जी, नौनिहाल और मैं तो अभी ब्रेकफास्ट करके आते हैं 5 नंबर में, परोठे खा के आते हैं। जो टेस्ट उन परोठों में है, यस सर, वो कहीं नहीं आता। घर में या बाहर कहीं भी अच्छे बन जाए, वो जैसे भी परोठे वो खा के मज़ा ही अलग है। बटर और चाय और वो जो है ना परोठा, उसकी बात ही अलग है जी जी जी। और जैसे हॉस्टल की हम बात करते हैं,
रूम्स के साथ अपना एक कनेक्शन होता है, कभी आप वापस गए कि यार मैं इस रूम में रहता था? हाँ मैं मिल के आया, मेरा 5-4-25 था, अच्छा। 5 नंबर हॉस्टल, 4 ब्लॉक, 25, 5-4-25। और बाई चांस मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है 5-5 है जी। क्या तो बात 5-4-25 करके मेरा मतलब बहुत जुड़ाव रहा है। जितने टेलीफोन आते तो वहाँ ना 4-25 बोलते हैं, जी, 4-25। 425 आपका कॉल है। हाँ, और अमरजीत के नाम से, अमर के नाम से कोई नहीं जानता कि रूम नंबर 4-25। जी जी तो जी। वो है, मीठी यादें हैं, बड़ा अच्छा लगता है जी। और सर जब हम स्टूडेंट लाइफ की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक इमोशन हमारा कभी अछूता रह जाए। गर्ल्स हॉस्टल की हम बात करें, बॉयज़ हॉस्टल की बात करें, तो आपके ग्रुप में भी कभी ऐसा होता हो कि चलो यार थोड़ा उस तरफ से रूट लगाते हुए जरा घूमते हुए आते हैं, जरा देखते कुछ ऐसा? क्या हुआ या जी? आपकी क्लासमेट ऐसे बोलते हो कि चलो हमारे हॉस्टल आके कभी चाय पीना, और फिर थोड़ा सा एक खुशी सी होती है कि चलो यार उधर जाके चाय पीते हैं? जब 93 में हम आए पंजाब यूनिवर्सिटी, तो 5-6 महीने तो गर्ल्स हॉस्टल की शक्ल नहीं देखी थी। डर हा लगता था, घबराहट ही होती थी। और मुझे ध्यान है कि एक बार सरोजनी और लक्ष्मीबाई हॉस्टल हैं, उनके बीच में से निकलने का मौका मिला। जी तो मैं बस सिर्फ सड़क को देखते हुए निकल गया, और ना इधर देखा हॉस्टल के ना उधर। थोड़ी वो हया होती थी, शर्म होती थी, जिस बैकग्राउंड से आती थी, तो वैसे भी डर हा लगता था। और अब तो चलो माहौल अलग तरह का है, लेकिन हमारे टाइम में माहौल बड़ा अच्छा था। अब भी अच्छा है माहौल, मैं भी जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी जाता हूँ, इसकी बात ही अलग है। पर वो है थोड़ा। वो शायद सर वो जो क्रेज, जैसे लैंडलाइन का जो क्रेज था, अब तो सबके पास फोन आ चुके हैं ना। जी तो मुझे लग रहा है कि वो जो कॉरिडोर में कहीं कोने में एक वो लैंडलाइन पड़ा, वो सोना सा पड़ गया। बिल्कुल, क्योंकि हाँ पहले क्या होता था, वो तो बिजी होता था, बिजी घर होता वालों को हम वो नंबर देते थे कि कभी कॉल करना हो। सर मैं वहां पे रहा 98 to 2000 में, पंजाब यूनिवर्सिटी हॉस्टल नंबर 2 था मेरा। अच्छा। तो अभी जैसे आप बात कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इकट्ठी सी लग रही है। कहते हैं ना कि हम जो इमोशंस लेके चलते हैं, सामने वाले के इमोशंस भी वैसे वैसे चलते हैं। एक हमारे दोस्त होते थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। तो वो एक एक घंटा फोन पे लगे रहते थे। तो चलो सर एक हाँ, काम करते हैं कि हम उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये लिंक उन तक जरूर पहुंच रहा होगा, और शायद ये देखकर वो मुस्कुरा भी रहे होंगे कि मेरी बात हो रही है। तो वो एक घंटा जो फोन खाता था ना, तो सब उसके यार छोड़ दे, यार छोड़ दे, वो बड़ा इम्पोर्टेंट सर मेरे को लग रहा है ये कि सबके बैच में एक ना एक होता है। होता है। हमारे बैच में एक लड़का था सर, और उसको इतना फोन आता था, इतना फोन आता था। एक दिन हम हॉस्टल से रजाई और बिस्तर उठा के उसका नीचे ले गए सर। मैं कहा तू यहीं सो जा भाई, बॉटल भी रख दी। ये सर ये आपने बिल्कुल सही। ये रहता है जी, बिल्कुल रहता और सर फिर उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी की लाइफ खत्म हुई, फिर आई करियर की बात। फिर आपने पहले आपकी जो जर्नी शुरू हुई एज अ प्रोफेसर शुरू हुई? है। हाँ जी, नारायणगढ़ था मैं, और 2 साल मैंने वो पढ़ाया, और फिर मैं अलाइड सर्विसेज में एक क्लास तहसीलदार आ गया था। तो जब मैं तहसीलदार लगा, जी तो पूरे हिसार में और गांव में मतलब ये हो गया कि भाई देखो, एक चौकीदार का लड़का तहसीलदार लग गया। और कमाल की बात बताऊँ आपको, जी खैर जो रेवेन्यू चौकीदार होते हैं ना, वो अपॉइंटमेंट तहसीलदार ही करते हैं उनकी, जो फाइल बनती है। लेकिन वो बिजली बोर्ड में सरकारी थे, तो वो अलग बात है। तो बड़ा वो हाँ कि भाई देख, मेरे फादर का नाम दयानंद था, श्री दयानंद, लेट श्री जी जी दयानंद। जी सर, उनको और कितनी खुशी हाँ, हुई वो होगी। बड़े खुश, और जो रिश्तेदार थे, परिवार, दोस्त, वो बड़े खुश थे कि भाई ये बच्चा और महारत। कभी आपके पापा ने आपको कभी पढ़ाई के लिए डांटा भी था कभी? कभी नहीं जी, ना माँ ने ना फादर ने। और बस उनको ये था कि भाई पढ़ ले बस। और मैं जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है, अगर वो 100 रुपये की मैं जो नौकरी कर लेता, स्टाइफन टाइप था, तो मैं वो जिसमें कहीं आपके पापा ने कहा था कि ये हाँ 100 मेरा रुपए की लड़का 100 रुपये नौकरी नहीं करेगा। तो देखो उनके ख्याल अच्छे थे, तो उन्होंने विश्वास किया, तो भगवान की दया सब से। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, माँ जरूरी का। नहीं उसमें, देखिए फाइनेंशियली जरूरी नहीं, उसमें इमोशनल सपोर्ट बहुत हाँ, जरूरी होता है, थॉट प्रोसेस। देखो जी, फादर को 1500-1600 रुपये या 2000 के आसपास मिलते थे, 1000 रुपये मुझे देते थे। 1000 में वो खुद गुजारा करते थे। एक छोटी बहन है, वो 2 माँ बाप थे, वो रहते थे, और खुद के खर्चे, फिर सामाजिक लाइबिलिटीज़ भी होती हैं। तो 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। और फिर JRF मैंने इसलिए किया कि मुझे वापस नहीं जाना, बहुत मेहनत की। तो उस टाइम 3-3.5 हज़ार रुपये मिलते थे, 2-2.5 साल उससे खर्चा चल गया। और भगवान की दया से फिर आज के दिन सब प्रभु की कृपा है। फिर सर आपने जब एचएस का, जब आपके दिमाग में आके आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, कितना वक्त लगा सर ये? क्योंकि कहना ये आसान होता है कि यार मुझे ये सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी, लेकिन इसके पीछे भी एक तपस्या होती है, क्योंकि कई बार फर्स्ट सेकंड, कई बार कोई फर्स्ट में कर जाते हैं। इसके क्या लिए हुआ, 95 में नौनिहाल ने शुरू कर दी तैयारी। वो पहले से तैयारी करता था, वो IPS आ गया था 97 में। तो
मेरे पास किताबें भी नहीं होती थी। संजीव रोलबा के नोट्स लेके पढ़ा हूँ मैं। ही इज़ फ्रॉम हिमाचल, लाहौल स्पीति से है। उनके फादर आईएएस रिटायर हुए हैं, वो भी तहसीलदार भर्ती हुए थे बाई चांस। उनके फादर भी। अच्छा। तो मैं उनको मजाक में कहता है तू तो मेरा बेटा है एक तरह से ना, संजीव रोलबा, क्योंकि मैं तहसीलदार लग गया था बाद में ना। तो उसके नोट्स पर लेके पढ़ा। और जब मैं लेक्चरर लगा, फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं, तो पहली तनख्वाह में 17 में उतरा है, मटका चौक होता है इस पे। जी। और वहाँ मुझे मिले 6500 रुपये। 97 दिसंबर की बात है, इन्हीं दिनों की बात। हाँ जी। तो उतरते ही पहले 17 आया। ये वैरायटी बुक है, बुक डिपो हाँ जी, है, हाँ, ये इन पे आया। और सबसे पहले मैंने 3500 रुपये की किताबें खरीदी यूपीएससी की। भाई जो किताबें हो सकती हैं वो मैंने सारी खरीद ली, बच गए 3000। फिर वुडलैंड का जूता आता था जी, एक है ना, जिस पे वो उसके लेदर हाँ, के हाँ, सर लेसिस होते लेसिस थे। लेदर ये की तो होती आज थी। के टाइम में जैसे लोग स्मार्टफोन को शो हाँ, ऑफ हाँ, करते हैं, उस टाइम उस टाइम वुडलैंड का जूता कि यार वुडलैंड पहना है हाँ, हमने। वुडलैंड जूता था। तो जी मैं वो वुडलैंड का जूता लिया और फिर बच गए 1000 रुपये, कुछ इस तरह का 1000-1200 रुपये जूता आया वो। तो फिर मैंने पैंट शर्ट ली, फिर पैसे ख़त्म। तो दोस्तों से मांग के फिर मैं नारायणगढ़ जाता पढ़ाने के लिए, फिर अगले महीने तो उतार दिए उनके। तो जो किताबें मेरी जो जर्नी हुई है पढ़ने की, वो सही मायने में 97 में हुआ जी, जब मैं प्रोफेसर लग गया। फिर मैंने एक साल बहुत मेहनत की, वैसे 95 से लेकर 97 तक की भी की। जी। जो जो चीज़ें मिलती रही मैं पढ़ता रहा। और फिर उसके बाद मैं 98 में प्री पास हो गया। फिर वो बाकी की बताया ही है कि भाई एचसीएस के लिए लगा रहा। मैं 2011 में मैं फिर डायरेक्ट एचसीएस आया हूँ। तो सर ये जो जब आप एचसीएस का आया आपका, तो यही चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आप जो पढ़ाई करते थे या तैयारी करते थे, अगर सपोज एक दिन का हम टाइम टेबल ले, उसमें आपका रूटीन क्या रहता था? मैं जब 97 में दिया मैंने, 98 में एग्ज़ाम दिया, 2002 में दिया, 2003 में दिया। एक टाइम ऐसा था कि बीच में कभी ऐसा है सर कि आपने सोचा कि नहीं यार अब ड्रॉप करो, कुछ ऐसा? ना, ऐसा कभी नहीं आया। मुझे नहीं यह था कि जब तक मेरा जो उम्र तो यहाँ पे नहीं, दो चीजें हैं सर, हाँ, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, एक बस होता है ऐसे वो। इस उस पे रहा। जी। उसके कई कारण थे। मैं जब तहसीलदार लगा, मेरे कई साथी अच्छे से भी लग गए, तो उनको देखते तो कुछ फ़र्क भी नज़र आया। कुछ नौकरी करते हुए आया कि एसडीएम तो बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो एसडीएम रह के कुछ निर्णय लिए जा सकते हैं लोगों की भलाई के लिए। हालांकि तहसीलदार बहुत अच्छी पोस्ट है। तहसीलदार किस हिसाब से कि जमींदार से भी जुड़ा है हो, हाँ और आम आदमी से, वो चाहे तो कितना भी भला कर सकता है। जी जी जी। और प्रभु की कृपा से कोशिश करिए कि भाई लोगों का भलाई के काम किए जाए, किसी को दुख ना दिया जाए। और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी, मतलब एचएस की तैयारी पे लगा रहा। कई बार तो क्या होता था कि मेरी सारी अर्नड लीव इसमें ख़त्म थी जी। तैयारी करने के चक्कर में, कैजुअल लीव। और लास्ट में जब भगवान ने सुनी ली 2011 में, तैयारी मैं इस हिसाब से करता था कि टॉपर्स में रहूं। जी। मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, मतलब उस हिसाब से देखें तो रिजर्व कैटेगरी वाले लास्ट में आते हैं, पर मेरी हमेशा एक रहता था कि जनरल कैटेगरी में आऊँ ताकि मेरी सिलेक्शन आराम से हो जाए। कहीं सर यहाँ पर आपने बड़ा, देखिए आपने एक स्पष्ट एक अपना एक जस्टिफिकेशन और स्टेटमेंट दी है आपने। नहीं तो लोग क्या सोचते हैं कि शायद इनकी जो तैयारी रही, ये शायद रिजर्वेशन की वजह से ऐसा हुआ, या कुछ ऐसा, ये प्रेपरेशन इनके लिए शायद रिजर्व थी, या कुछ ऐसे लोगों का माइंड सेट रहता है। लेकिन जब आपकी ये तैयारी इतनी देखते हैं, तो आपने तैयारी उसी तरीके से करी है। और सर जैसे आज हम 26 जनवरी को बात करें, तभी मैं सोच रहा था कि ये जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन लोगों को बहुत ही लिमिटेड नॉलेज है इसके बारे में। मतलब उनको ये, शायद हम ये नहीं करें कि हम इसमें कोई डिबेट या कोई ऐसी बात डाल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को लेकर लोगों के मन में एक मिथ वाली सी भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट कि यार शायद इतनी रिजर्वेशन है। बट एक्चुअल में रिजर्वेशन किस किस को मिली हुई है, अगर हम अपने संविधान की बात करें तो? देखो, जो अगर हम रिजर्वेशन की बात करें, वैसे तो रिजर्वेशन हम परिवार में डेली करते हैं। कैसे? परिवार में एक कमज़ोर बच्चा होता है, एक ठाडा होता है, तगड़ा होता है फाइनेंशियली, तो माँ बाप को देखना कभी भी वो है ना, अपने जो कमज़ोर बच्चा है ना उसके पास रहता है। तो रिजर्वेशन तो परिवार से शुरू हो जाती है। इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। लेकिन जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, विमेन हैं, बच्चे हैं, ये शुरू से ही सिस्टम ऐसा था कि इनका शोषण हुआ है।
हम रिजर्वेशन का मतलब से एक ही चीज़ ले लेते हैं कि भाई ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिली हुई है। नहीं जी, ये तो वुमेन को भी मिली हुई है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 33%, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उन्होंने 33% किया है इसमें पार्लियामेंट में, महिलाओं के लिए, हाँ जी। महिलाओं के लिए। वुमेन रिजर्वेशन पंचायतों में है हरियाणा के 50%। जी आप कोटा देखें तो कोटे में क्या है, ये स्पोर्ट्स पर्सन का है, एक्स सर्विसमैन का है, ईडब्ल्यूएस का है। तो रिजर्वेशन का मतलब क्या है, जो लास्ट व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक भला कैसे हो। जो स्टेट होता है ना, वो स्टेट वेलफेयर के लिए होता है। अब किसानों को सब्सिडी मिलती है जी, या किसी और वर्ग को हम वो देते हैं कोई सुविधा, तो वो भी एक तरह से बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये बहुत पुराने समय से इनका शोषण हो रहा था। तो इनको उभारने के लिए एक ये तरीका था। और वेल डिबेटेड हमारा जो संविधान है उसमें सारी चीज़ों को देख के तो रिजर्वेशन दी गई है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो कुल मिला के जो है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, और हर स्टेट, हर देश में ये चीज़ें होती हैं। सर, मैं आपके बगल में ये हमारा जो संविधान की एक बुक है ये देख रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है सर, इसको लाने का? क्या है, ये है ना हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है जो संविधान है। और मैं तो ये मानता हूँ किसी भी धार्मिक ग्रंथ या किसी ग्रंथ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये। कैसे कि इसमें पूरे देश ने 1946 से लेकर 1949 तक, 2 साल में, जो 2 साल 11 दिन कुछ दिन लगे हैं इसमें, 18 घंटे, वो जो चीज़ आई है वो सब कुछ इसमें है। और रिजर्वेशन का किसानों को फ़ायदा कैसे हो, वुमेन को और लेबर को, हर चीज़ इसमें लिखी हुई है। और ये जो है सबसे बड़ी ताकत हमारी, इसी से देश चलता है, इसी से हम सब कोई चलता है। तो कभी किसी ने कुछ ऐसी कोशिश भी करी कि संविधान ना हो देश में? नहीं, कोशिश नहीं, इसमें ना कुछ आदमी बहकाए गए। कईयों ने बहकाने का काम किया कि संविधान बदल देंगे, संविधान को जैसे चेंज कर देंगे। देखो, संविधान चेंज करना है ना, चेंज नहीं होता, उसमें अमेंडमेंट है, वो संविधान में ही प्रावधान है। और संविधान जब बदलाव होना चाहिए वो लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए, ना व्यक्तिगत पार्टी के लिए कि मेरी पार्टी इसको फ़ायदा हो। तो संविधान जो है ना, जो सतत प्रक्रिया है संशोधन, और ये होना चाहिए ताकि समय के अनुसार बदलाव भी हो, लेकिन किसी का नुकसान करने के लिए नहीं हो। जी जी जी। हाल ही में अभी थोड़े जब पहले आपने कहा था कि किसी की बातचीत से आप बड़े प्रभावित हुए थे। हाँ, मैं अमित शाह जी का और जो है संसद में बात सुन रहा था, उनकी स्पीच सुन रहा था। तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दी कि भाई अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया, और एक विशेष पार्टी ने क्या क्या उनके लिए किया, मतलब उनके विरोध में। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मैं बड़ा प्रभावित हूँ इस बात से कि भाई जो वर्तमान में जो सरकार है ये अम्बेडकर को लेके बहुत काम कर रही है। डॉक्टर अम्बेडकर के जो विचार थे, उनकी जो वो थी, क्या कहते हैं, सोच थी, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहते हैं कि अंबेडकर जी को हम संविधान का निर्माता कहते हैं जी, तो उन्होंने हर एक क्लास के लिए हर तरह के राइट्स को लेकर उन्होंने बात करके इसका एक पूरा तैयार किया था, खाका तैयार वो किया था। 1935 में जो सरकार बनी थी, जी जब हम आज़ाद नहीं थे, तो 1935 में लेबर मिनिस्टर बने। लेबर मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने बहुत सारे लेबर लॉज के काम किया कि मज़दूरों को क्या क्या हक होने चाहिए, और मैटरनिटी लीव के बारे में बात की है। और फिर जैसे संविधान बना तो किसानों के बारे में बड़ा काम किया उन्होंने। कौनकन में खोज सिस्टम होता था, कलेक्टर होते थे, रेवेन्यू कलेक्टर, तो वो शोषण करते थे, उसको ख़त्म करने का काम किया। और संविधान है जो हमें चला रहा है इस देश को जो है, और ये है ना, एक चेंज करने की बात आई थी कि भाई हम इसको चेंज कर देंगे। इनको कोई चेंज नहीं कर सकता। ये अपने आप में बहुत पवित्र ग्रंथ है, और इसका तो हमें आदर करना ही पड़ेगा। सर, आपने कहा कि आपने वॉलेंटियर रिटायरमेंट ली है, जी, यानी कि अब क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि हम कुछ एक विजन को लेकर आगे चल रहे होते हैं। तो अगर हम सोचें कि अमरजीत सर जो है अभी आने वाले वक्त में क्या क्या चीज़ों पे
जैसे अब सर आपने इतना, आपको हमारे देश का इस संविधान के बारे में आपको पता है, तो अब पता लगता है कि जैसे आपने LLB LLM किया उसके थ्रू भी, तो कभी ऐसा भी हुआ सर कि आपका बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ कि यार मैं लॉयर भी बन सकता हूँ, मैं एडवोकेट बन सकता हूँ, कभी ऐसा हुआ क्या ऐसा? मेरा लॉ करने का ना एक बहुत बड़ा कारण है, मैं तहसीलदार था ना, जी तो तहसीलदार को पता नहीं कितने काम करने पड़ते, सिग्नेचर, रजिस्ट्री, इंतकाल और बहुत सारी चीज़ें। तो विश्वास पे बहुत सारा काम होता है तहसीलदार का ना, अपने स्टाफ पे भी और लोगों पे भी। तो डर लगा रहता था कहीं कोई गलत सिग्नेचर ना हो जाए। तो मेरे पास कोई पुश्तैनी ना कोई जायदाद थी और ना कोई व्यवसाय था। तो दिमाग में आता था क्या करूँगा अगर कोई बात ऐसी आ गई जीवन में, गलत कोई अनजाने में गलत काम हो गया। जानबूझ के नहीं किया, जानबूझ के तो लोगों ने कोशिश भी करी, कई पॉलिटिशियन ने भी कोशिश करी, लेकिन सीधा ना भिड़ के रिक्वेस्ट करके बता के, तो या तो वो जगह छोड़ दिया उनसे, मतलब वो काइंड थे कि भाई नहीं होता तो छोड़ दो। तो लॉ तो मैंने इसलिए की कि भाई अगर कोई बात हुई तो मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, लॉयर बन जाऊँगा। लॉ करते करते मुझे जो है पता लगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो कमाल के आदमी थे। और फिर संविधान पढ़ा, हमारे प्रोफेसर जसवाल थे, उन्होंने पढ़ाया संविधान। एक साथी है हमारे सुरेंद्र यहाँ, उनसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ कि जैसे वुमेन को रिजर्वेशन है पंचायतों में दिलवाने का काम, तो मनोहर लाल जी उस टाइम सेम होते थे, हमने सलाह दी कि सर इस तरह करके कर सकते हैं, उन्होंने उस चीज़ को आगे भी बढ़वाया। तो लॉ पढ़ने से क्या है, आदमी को लॉ तो हर एक को पढ़नी चाहिए, और ख़ासकर संविधान तो हर एक को पढ़ना चाहिए। उसको अपने राइट्स का पता लगता है और संविधान कैसे काम करता है वो पता लगता है। सर आपने ना 3 चीजें बताई थी, एक इंटेलिजेंस, एक एजुकेशन और एक 3 पॉइंट बताए थे जब मैं आपसे पूछा हाँ हाँ, आपका सवाल था थोड़ी देर, मतलब हम जो कर रहे थे, जब अनौपचारिक बात कर रहे थे जी तो उसमें क्या था कि आपने कहा कि जो पॉलिटिशियन है हाँ और पढ़ा लिखा होना चाहिए, या आप पढ़े लिखे हो या इस तरह के, या कभी आपको कोई ऐसे हाँ हाँ हाँ, इस तरीके के? जी जी जी। देखो, एक तो हमारी गलतफहमी है कि पॉलिटिशियन मतलब वो बेवकूफ़ होते हैं, बड़े सियाने होते हैं, दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। उनको पब्लिक से डील करना पड़ता है जी, और हर आदमी उनके लिए एक शोध का विषय है। और पढ़ा लिखा होना वो किताबी ज्ञान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, पढ़ने के कारण उनको ज्ञान हुआ, लेकिन वो अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा सियाने थे, ज्ञानी थे और समझदार थे। अनपढ़ आदमी भी ज्ञानी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा भी हो सकता है, अनपढ़ भी हो सकता है। तो उसके लिए किताबी ज्ञान, अक्षर ज्ञान कोई ज़रूरी नहीं है। कबीर जी हैं जैसे, जी रविदास जी हैं, ये कहाँ पढ़े लिखे थे? इन्होंने अपनी उससे अंदरूनी ज्ञान से विचारों को दो मुंह में डाल डाल के कर इतना अपनी होता बातें है। कही। तो पढ़ा लिखा होना या अनपढ़ होना, ये वो थी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े बड़ा से पंडित। पंडित हो, तो वो बात है। तो पढ़ा लिखा होना और अनपढ़ होना ये इंटेलिजेंस का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेरी माँ बहुत सियानी थी, अनपढ़ थी, बहुत सारी चीज़ें बताती थी। मेरे फादर अनपढ़ थे, तो वो कहीं से भी आप ज्ञान तो ले सकते हो। सर आपके जितनी भी एजुकेशन से, उसके बाद आपने अपनी OSD टू CM आपने बताया, जो जो आपने पड़ाव बताए, उन पड़ाव में स्ट्रेस लेवल ज़रूर होता है। जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस है कि आप ये करोगे, ये चीज़ें होगी। जब आप OSD वाले लेवल पे आए तब आपको कितने लोगों के फ़ोन आते होंगे कि ये काम करवाना, ये नहीं हुआ। उसको किस तरीके से डील करते थे सर आप? क्या कभी कोई ऐसा भी रहा कि किस दिन आपने सोचा यार आप ब्रेक लेना मुझे, अब मैं अभी थोड़ा सा ये शिकायतों से, एक्सपेक्टेशन से बाहर जाना चाह रहा हूँ? दुनिया में सबसे मुश्किल काम है जमींदारा, जो 24 घंटे खेत में काम करते हैं, मजदूरी जो 8 से लेकर 5-6 बजे तक 9-10 घंटे काम करता है, ये सबसे मुश्किल काम है। पढ़ना सबसे आसान काम है, लेकिन उसके लिए क्या है, आपको बैठना पड़ेगा। और ये जो OSD वाला काम था, ये तो मज़ेदार काम था। मज़ेदार क्या, हमने काम ही तो करना था लोगों का। अच्छा ऑफिस मिला हुआ था, अच्छा घर मिला हुआ था, अच्छी गाड़ी मिली हुई थी, तो इसमें प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं। मतलब एंजॉय किया मैंने उस पीरियड को भी, और अब जो पोस्ट रिटायरमेंट है उसको भी एंजॉय कर रहा हूँ अपने। सर जैसे आपने कहा कि वॉलंटियर रिटायरमेंट लिया आपने, तो
इसका मतलब है कि आने वाले कुछ साल में कुछ और प्लान कर रहे होंगे, या कहते हैं ना कि कुछ हम सोचते हैं, सपने जैसे कहते हैं, उसे हम सपना भी कैसे, उद्देश्य। सपनों में आपका कितना बिलीफ है सर? सपनों दो तरह के होते हैं जी, एक तो जागते हुए और एक सोते हुए। जो सोते हुए है वो तो मिथ है कि भाई होगा क्या होगा, वो तो जो आप सोचते हो वैसे ही चलता रहता है। और जो जागते हुए सपने हैं ना, वो अलग तरह के हैं। काइंड ऑफ मैनिफेस्ट। हाँ, मैनिफेस्टेशन। मैं एक सुरेंद्र जी हैं, यहाँ साथी है मेरे, वो उन्होंने संविधान को बहुत पढ़ा है, वो बहुत अच्छा तरह आता है उनको संविधान, और बहुत ज्ञान है उनको। तो उनसे बैठ के बात हुई इसी तरह मैनिफेस्टेशन पे है ना, कि भाई आप सपने पूरे कैसे होते हैं, भाग्य क्या होता है, लक क्या होता है। लक कुछ नहीं है, जो आप सोचोगे वही लक है। और जैसे ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। मतलब आप देखेंगे, मेरी जर्नी देखेंगे ना, 1987 में जब मैं ITI कर रहा था, तो सेक्टर 7 में 7C एक दोस्त के साथ आया। मैं एक रात रुका, गर्मियों के दिन थे, छत पे लेटे। मैं सोचा कि यार बच्चे छोटे छोटे जा रहे थे, तो फूल जैसे बच्चे लगते थे, अंग्रेज जैसे ना, मतलब गोरे गोरे चिट्टे, अच्छी ड्रेस। मैं भी कभी चंडीगढ़ पढ़ूंगा। तो ये सपना पूरा हुआ 93 में। मतलब वो मैनिफेस्टेशन थी, वो जोगिंदर का मिलना और इस तरह करके। तो फिर यहाँ पढ़ते पढ़ते मैं नारायणगढ़ लेक्चरर लग गया, तो कॉलेज में तो ट्रैवल करना पड़ता था मुझे 60 किलोमीटर, मैं यहीं से कम्यूट करता था। तो दिमाग में आया कि अभी यहाँ नौकरी भी करेगा। तो मैं जब तहसीलदार लगा, तो तहसीलदार की कंडीशन है कि यूटी में डेपुटेशन पे आने के लिए 5 साल की कंडीशन चाहिए। मैं 2-3 साल की सर्विस थी तभी अप्लाई करना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरे 5 साल हुए, 2008 में मैं 99 में मैं तहसीलदार लगा था, 8 में मैं यहाँ डेपुटेशन पे। उसी टाइम मैंने लॉ की। जब मैं यहाँ अपने नौकरी कर रहा था उस टाइम, तो बहुत बड़े बड़े आदमियों से मुलाकात हुई, तो दिमाग में आया कि सेक्टर 7 में रहेंगे, सेक्टर 7 में भी रहे। एक कमाल की बात बताऊँ, 2002 की बात है, जब हम तहसीलदार थे, तो एक OSD होते थे 2002 में, उनके घर पे हमारा किसी काम के लिए जाने का हुआ। हमारा जो बैच था उनका कुछ काम था, तो उसके लिए उनके घर के सामने जब हम खड़े हुए, तो 1 घंटा वेट किया। 1 घंटे में पता नहीं कितने मंत्री, मिनिस्टर और ये क्या कहते हैं MLA अफसर सारे आए वहाँ। मैं यार ये तो बहुत हैंडी काम, बड़ा काम है ये तो, आदमी ऐसा ऐसा होना चाहिए। लो जी, 2011 में अच्छे से बनने के बाद माननीय मनोहर लाल जी की मेरे ऊपर नज़र पड़ी, उन्होंने OSD to CM लगा लिया। मेरी कोई पॉलिटिकल जानकारी नहीं, फादर चौकीदार थे, तो अधिकारी कोई नहीं था घर में, तो इस तरह का कोई वो नहीं। लेकिन 2002 में सोचा तो हो गया। मेरी शादी ट्रांजिट फ्लैट में हुई, सेक्टर 19 में। तो शादी हुई तो ट्रांजिट फ्लैट बड़ा लगता था, तो मैं तो चौकीदार का लड़का था और तहसीलदार लगा था 99 में। तो वो वहाँ रहना हुआ जी। 56वें नंबर में OSD to CM रहते हुए वहाँ से गुजरते थे, तो लगा कि कभी मिले, रहना होगा इन लाइनों में, तो वहाँ रह लिए। और जब लेक पे घूमने जाता था, तो गवर्नर साहब के घर के आगे से गुजरना पड़ता था। तो तोप और वो जो शेर के निशान है, वो देख के, जो हमारा नेशनल जो निशान है, वो देख के ना कि यार यहाँ तो कभी मौका दे भगवान। मैं जॉइंट सेक्रेटरी वहाँ से रिटायर हुआ और गवर्नर साहब का OSD रहा। मैं बड़ा लक्की पर्सन हूँ जी। तो आप देश के पहले कैसे, हम देश कह का सकते पता हैं? नहीं, पर मुझे लगता है पर कि फिर भी सर कि हाँ, OSD to CM भी रहे और OSD to OSD to महामहिम ऑनरेबल गवर्नर रहा। गवर्नर। जी तो ये ऊपर वाले की मेहर है, माँ बाप की जो है वो आशीर्वाद है, दोस्तों के जो दुआएं हैं। सर, पेरेंट्स का आपने कहा, आपके पिताजी जिनका एक बहुत ही लिमिटेड एक अपनी एक पोस्ट थी उनकी, उस पर उनका विचार बहुत बड़ा था जब उन्होंने आपको ये कहा था कि मेरा बेटा 100 रुपए के लिए तो नहीं काम करेगा या 100 रुपए तो नहीं कमाना चाहेगा। लेकिन आज के पेरेंट्स में और इसमें बड़ा रात दिन का फ़र्क है। तो आप पेरेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपके पापा ने आपके लिए इतना अच्छा एक विजन दिया था, सोच उनकी ऐसी थी, आप क्या कहना चाहेंगे? 1990 से पहले की जो बात है ना, वो पेरेंट्स ज़्यादातर अनपढ़ होते थे। 70 के आसपास जो पैदा हुए हैं ना बच्चे, और 65, 70, 75 तक के है ना, जनरली हमारा जो लिटरेसी रेट कम था। और मैं पहले कह चुका हूँ कि अनपढ़ और पढ़े लिखे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं, इंटेलिजेंट कोई भी हो सकता है। कबीर जी का भी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कबीर महाराज जी का। और सेम आज के दिन क्या है कि हमारा लिटरेसी रेट बढ़ा है, माँ बाप पढ़े भी हैं, नौकरी में भी आए हैं, अपना काम भी कर रहे हैं।
आजकल माँ बाप क्या करते हैं, वेस्टर्न उससे जो फिलॉसफी है बच्चों पे, भाई ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए पढ़ाई का, ये वो खुला छोड़ देते हैं कि जो मन करेगा, कोई पेंटर बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है, कोई अपने इस तरह करके, ये सारी वो है विधाएं हैं, हर एक में एक्सेल करना चाहिए। लेकिन छठी से लेकर 12वीं तक बड़ा क्रूशियल पीरियड होता है बच्चों के लिए। माँ बाप को चाहिए है कि बच्चा ये कहे कि भाई मैं तो पढ़ाई में ठीक नहीं और मैं कहूँगा नॉन मेडिकल लूँगा, तो उसको नॉन मेडिकल मत दिलाओ, उसको आर्ट्स दिलाओ। अगर उसका खेल में इंटरेस्ट तो खेल में वो करवाओ, लेकिन मॉनिटर जरूर करो। एक ये जो मोबाइल है इसने बच्चों के जीवन को और माँ बाप के जीवन को खराब कर दिया है। पता नहीं बच्चा क्या कर रहा है, माँ बाप क्या कर रहे हैं। तो हमें चाहिए माँ बाप को बच्चों को मॉनिटर जरूर करें, उनको गाइड जरूर करें। बेस्ट जो आज के दिन है वो माँ बाप गाइड है। टीचर आजकल ये हो गया कि भाई हम बच्चों को मार पीट तो सकते नहीं स्कूलों में, तो वो प्रेशर तो टीचर का ख़त्म हो लिया। लेकिन माँ बाप उनको समझा भी सकता है, धमका भी सकता है, पीट भी सकता है कि तू ये गलत काम कर रहा है। इसलिए माँ बाप का जो है ड्यूटी है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाए, मॉनिटर जरूर करें, उनके साथ एज दोस्त की तरह काम करें, अपनी गलतियाँ बताएं कि हमने ये गलतियाँ की, आप इससे सीख सकते हो। और बच्चे बड़े समझदार हैं आज के दिन। माँ बाप अगर उनको दोस्त की तरह समझाएंगे तो वो समझेंगे। वो उनके माँ बाप बन के ना रहे, दोस्त बन के रहें। पहले हमारे टाइम में माँ बाप होते थे, दोस्त कम होते थे, उनका तो आदेश ही वो कानून होता था। तो आजकल वो बात नहीं है, बच्चे समझते भी हैं और हमने भी गलतियाँ की हैं अपनी उम्र में, बच्चे भी करते हैं, तो माफ़ भी करते रहना चाहिए ताकि वो आगे जीवन में बढ़ सकें। बच्चों के अंदर कम्प्लेक्स ना आने दें, तूने ये कर दिया तो तूने ये कैसे कर दिया, तुलना ना हो किसी से, तुलना ना हो। ये तुलनात्मक जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन तुलना होनी भी चाहिए। उसका कैसे क्या है, अब जैसे वो पॉजिटिव एक तुलना हो सकती है। पॉजिटिव तुलना, हाँ। जैसे डीयू में एडमिशन है, अब तो सीयूटी लागू हो गया। डीयू में जो अगर लेडी श्री राम में किसी ने एडमिशन लेना है बच्चे ने, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, 98% से तो नीचे एडमिशन होता ही नहीं उसका, तो +2 में आपको 98% लेने पड़ेंगे। अब नीट और ये जो हैं अपने क्लैट है या और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, इनमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेने पड़ेंगे तभी तो एडमिशन होगा। अब कहते हैं बच्चा ना पढ़ा तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं पढ़ा तो फिर उसको अपने उस काम में एक्सेल करना चाहिए। अगर इनकी तरफ जाना है तो आपको परसेंटेज लेनी पड़ेगी, परसेंटाइल लेनी पड़ेगी। तो माँ बाप को रेगुलर उनके टच में रहना पड़ेगा। तो माँ बाप को बच्चे हैं ना मिट्टी की तरह है, कच्ची मिट्टी है, जैसे डालोगे उस तरह, भाई अंदर से हाथ दो कुम्हार की तरह और बाहर से थपकी मारो, तो वो कामयाब होंगे, क्यों नहीं होंगे। माँ बाप को अपने माँ बाप का फर्ज जरूर पूरा करना चाहिए। सर, सपने देखने का अधिकार सभी को है और अधिकारों से ही जुड़ा हुआ आज का हमारा ये खास बातचीत भी रही, क्योंकि संविधान में हमारे अधिकार की बात की गई है। और आपके साथ ये मुलाकात बहुत ही बेहतरीन रही सर, और बहुत ही अच्छा लगा। कहते हैं कि हर एक इंसान जो काम करता है उसके साथ साथ उसकी कुछ हॉबीज़ भी होती हैं। तो अगर जाते जाते आपसे पूछें कि आपकी हॉबीज़ क्या है, किस तरह का? मुझे गाने का बड़ा शौक है और घूमने का और दोस्त बनाने का बहुत शौक है। तो अगर आपको एक ऑप्शन दी जाए कि आपने घूमने जाना है, आपने किसी दोस्त को लेकर जाना है और एक गाना गुनगुनाना है, तो ये तीनों की जगह क्या होगी? क्या इसका जवाब होगा? ये बड़ा टेढ़ा सवाल है क्योंकि एक दोस्त को चुनूंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा, दूसरे को चुनूंगा। चलिए, आपने दोस्तों को ले लिया, जगह कौन सी होगी? जगह मैं पसंद करता हूँ पहाड़। अच्छा, हाँ, पहाड़ में है ना। और गाने? गाने पुराने, मोहम्मद रफ़ी, कोई गाना है ऐसा जो आप कभी गुनगुना लेते हैं? वैसे ही मुझे ना एक लता जी ने भी गा रखा है और अपने जगजीत जी ने भी गा रखा है, गजल है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। ये ना राग अहिर भैरवी पे है। मैं सर, अच्छा सर, हाँ, मैं थोड़ा बहुत सीखा है जी। ओहो हो सर, फिर तो राग पर तो कुछ तो आप गुनगुना सकते हैं सर। हाँ, राग अहिर भैरवी है जिसपे ये गाना है ना। अब देखिए सर, 16 बरस की बाली उम्र को, अरे तो उस पे है ये राग की नॉलेज कैसे है आपको सर? मैं कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। जब मैं तहसीलदार डबवाली था ना, तो वहाँ बख्शी जी होते थे, उनसे मैंने कुछ राग सीखे। पर ये किसी गाने को राग से जज करना है तो बहुत सर, ये आपने एक नई चीज़ बता दी, मतलब एक नया आपका टैलेंट पता चला कि आप राग बेस्ड आप गाने पहचान लेते हैं। अभी आपने वो
कौन सा गीत है वो सर, कौन सी गजल है वो? मैंने तहसीलदार डबवाली होता था, एक दोस्त है मेरा, उनका बेटा म्यूजिशियन है और जिंदल स्कूल में पढ़ाता है हिसार में। एक बड़ी फेमस वो है, मेरा यार सुदामा रे घने दिना में आया, हरियाणवी में है। तो वो वहाँ बख्शी जी से सीखता था तबला और हारमोनियम। तो मुझे भी कॉलेज टाइम में था कि सिंगिंग का इस तरह करके यूथ फेस्टिवल में मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो मुझे लगा ये विद्या जो है ना अच्छी, इसको सीखना चाहिए। तो मैं बख्शी जी के पास गया, तो उन्होंने कुछ ही राग सिखाए। तो अब मैं हारमोनियम भी है मेरे पास, तबला भी है, फ्लूट भी है, थोड़ी थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ बजाने की। हारमोनियम में थोड़ा मैं बहुत बजा लेता हूँ जी। तो जैसे सिंगिंग का मेरा शौक़ है, तो पीछे मैंने कुछ दिन पहले गज़ल सुनी, 4-5 साल पहले लता जी ने गा रखी है, जगजीत सिंह ने। सर गुनगुनाइए। वो राग अहिर भैवरी पे आधारित है, जिसमें 2-3 गाने हैं। अलबेला सजन आयो री, और एक बड़ा फेमस गाना है इनका, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम है प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। इस राग पे है जो मुझे बहुत पसंद है। ये है, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, ओ दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह, या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या धरती के जख्मों पर मरहम रख दे, या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह, या मेरा दिल पत्थर कर दे या अल्लाह, फिर चाहे दीवाना कर दे या अल्लाह, दर्द से मेरा दामन भर दे या अल्लाह। क्या बात है सर, क्या बात है। ये एक सरप्राइज आपने जो यूएसपी अपनी बताई है, उस नोट पर ये हमारी बातचीत को हम विराम लगा रहे हैं। और आप सभी को मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोशिश यही होती है कि जब भी हमारे साथ कोई स्टूडियो में खास मेहमान होते हैं, प्रणय मीडिया का ये पॉडकास्ट विद पंकज पम्मू, आज हमारे साथ अमरजीत सर थे। अपने कमेंट्स आप ज़रूर बताइएगा, पोस्ट कीजिएगा कैसा लगा आपको, और कुछ भी अगर शो पर आप एक्स्ट्रा कोई और टॉपिक को लेकर या किन्हीं और के बारे में जानना चाहते हैं तो आपके मैसेजेस का, कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। बट सर थैंक यू सो मच, ये कॉन्वर्सेशन बहुत ही मज़ेदार रही, मुझे बड़ा मज़ा आया सर। पंकज जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, और प्रणय मीडिया का ऐसा लग रहा है जैसे बचपन से लेकर आज तक की जर्नी है ना वो पूरी होगी, और बड़ा अच्छा लगता है। नाउ आई एम रिटायर्ड पर्सन एंड एंजॉइंग द रिटायर्ड लाइफ, और बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार।